नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। अगले आधे घंटे में हम दिन की कुछ बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे अपने संवाददाताओं से, जिन्होंने रखी है दिन भर इन खबरों पर पैनी नजर। तो आइए चलिए शुरुआत कर लेते हैं। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़ी खबर पर, जो उन्होंने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन किया। सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाते हुए इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन गुजरात के एकता नगर में हो रहा है। इसका लक्ष्य बेहतर नीतियां बनाने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच और ज्यादा तालमेल बनाना है। इस सम्मेलन में 6 विषयगत सत्र होंगे। पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का नया भारत नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था भी है और निरंतर अपनी इकोलॉजी को भी मजबूत कर रहा है। हमने दुनिया को दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी स्पीड और हमारा स्केल शायद ही कोई उसको मैच कर सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर लाइफ मूवमेंट, बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है, ग्रीन जॉब्स पर है। प्रधानमंत्री ने इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्यों के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका को अहम बताया। भारत ने 2017 तक, यानी अभी हमारे पास करीब करीब 5 दशक है, नेट जीरो का टारगेट रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है, और जब ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रीन जॉब के लिए भी बहुत अवसर पैदा होते हैं। और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। तो प्रधानमंत्री ने सभी पर्यावरण मंत्रियों से आग्रह भी किया कि राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। इससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के अभियान को भी ताकत मिलेगी। सर्कुलर इकोनॉमी हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। भारत के लोगों को सर्कुलर इकोनॉमी सिखानी पड़े ऐसा नहीं है। हम कभी प्रकृति के शोषक नहीं रहे, सदैव प्रकृति के पोषक रहे हैं। हमारे जो पर्यावरण मंत्री आज आए हैं, मैं उनको आग्रह करूंगा कि आप भी अपने राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एकता नगर इस बात का उदाहरण है कि कैसे अर्बन नक्सलों ने सालों साल तक विकास के कार्यों को रोक कर रखा था। आप जिस जगह पे बैठे हैं ना, ये एकता नगर में, ये हमारी आंखें खोलने वाला उदाहरण है। कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्प को, सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था। जो काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी, वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद, और आज वही एकता नगर पर्यावरण का तीर्थ क्षेत्र बन गया। मतलब कितना झूठ चलाया था। और ये अर्बन नक्सल आज भी चुप नहीं है, आज भी उनकी खेल खेल रहे हैं। उनके झूठ पकड़े गए, वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उनको अब राजनीतिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का।
हमारे संवाददाता अरुण शर्मा इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरुण, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कह रहे थे कि अभी भी अर्बन नक्सल सक्रिय रहते हैं, तो नई सोच, नई अप्रोच, इसके तहत प्रधानमंत्री ने राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों को साफ संदेश दिया है कि एक तरफ विकास के लिए हमें मंजूरी देनी है, पर्यावरण संबंधी मंजूरी, लटकाना अटकाना भटकाना नहीं है, और दूसरी तरफ जो पर्यावरण को सुरक्षा है उसको लेकर के भी संतुलन बिठाना है। बिल्कुल लालचंद जी, हमने ऑलमोस्ट कई सारे डेकेड्स ऐसे देखे हैं इस देश के अंदर जब पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण के नाम पर कई सारे विकास के प्रोजेक्ट्स को अटका दिया गया था कि भाई ये प्रोजेक्ट अगर आ जाएगा तो यहाँ पर एनवायरनमेंट को काफी नुकसान होगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब वो 2014 में सत्ता में आते हैं तो उन्होंने प्राइमरीली एनवायरनमेंट की और इकोनॉमी की डेफिनेशन को बदल के रखा और साफ तौर पर कहा कि भाई पर्यावरण यानी कि इकोलॉजी और इकोनॉमी एक साथ जा सकती है। आज की तारीख में स्लो डाउन का समय चल रहा है, कई सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो रिसेशन की तरफ अब उनके कगार पर खड़ी हुई हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कई बड़ी अर्थव्यवस्था शायद इकोनॉमी को चूज करे, लेकिन भारत इस बात का एग्जाम्पल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सेट कर रहा है कि अर्थव्यवस्था या फिर और इकोलॉजी ये दोनों एक साथ जा सकते हैं। इसलिए शायद जो आज का एक इंपॉर्टेंट सत्र और सेशन था, इसमें परिवेश नाम का सेशन था, इसमें साफ फोकस सिंगल विंडो क्लियरेंसेस को लेकर के रखा था। दरअसल कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर जब कहीं पर कोई एस्टैब्लिशमेंट्स करता है, यूनिट्स को एस्टैब्लिश करता है, तो उसको हर डिपार्टमेंट्स पे जाना पड़ता है एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फोकस इस बात पर है कि कैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस हो सके, ताकि कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं जाता है तो उसको एक बार में पता चल जाए कि भाई यहाँ पर वो अपनी यूनिट्स को लगा सकता है, नहीं लगा सकता। अगर नहीं लगा सकता, एनवायरमेंट के लिहाज से अनुकूल नहीं है, तो कहीं दूसरी जगह पर उनको जगह या फिर तरजीह दी जाए। तो जाहिर सी बात है किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को भी लटकाना और भटकाना नहीं है, एनवायरमेंट को भी तरजीह देनी और इकोनॉमी और इकोलॉजी को एक साथ लेकर के जाना है। भारत ने एक तरफ 2070 तक अपने ग्लोबल लक्ष्य रखे हैं कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल होंगे, तो दूसरी तरफ हम सोलर और विंड पर अपनी कैपेसिटीज को एनहांस कर रहे हैं। भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे गठन को लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां 100 से भी ज्यादा देश उसके मेंबर बन चुके हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक विजन है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी को एक साथ लेकर के आगे चल रहे हैं, जिससे कि एक तरह से इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिले और पर्यावरण के साथ कॉम्प्रोमाइज भी ना हो। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने संबोधन में खास तौर पर इस बात का भी जिक्र किया था अरुण, हाल में जो चीते मेहमान के तौर पर लाए गए हैं, तो उन्होंने इस बात का दिया कि जो जैव विविधता है, पर्यावरण को लेकर के जो संवेदनशीलता है, वो हमेशा से हमारे रगों में है, और इस लिहाज से नेट ज़ीरो का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए हम समय से आगे चल रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े नामी देश भी इसमें पीछे हैं। तो भारत की जो ये प्रतिबद्धता है, ये राज्यों के माध्यम से भी पूरी होगी, तो इसको लेकर के भी एक पैगाम राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों को। अरुण, बिल्कुल, देखिए भारत एक वो डेवलपिंग कंट्री आप कह सकते हैं जो कि इतने बड़े एम्बिशियस लक्ष्य को लेकर के चल रहा है। आज पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री ऐसी नहीं है जो कि इतना एम्बिशियस टारगेट लेके चल रहे हैं कि अब 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। कई लोगों को ये लग रहा होगा, क्योंकि कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज है जो कि कई बार नसीहत देते हैं कि हमें एनवायरमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, लेकिन होता यह कि वही लोग आखिरकार एनवायरमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन भारत एक तरह से वैश्विक पटल के ऊपर ही करके दिखाता है। चीतों को लाना क्या कोई बहुत बड़ी बात था? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं था, ये लेकिन एक इच्छा शक्ति थी कि ये एक तरह से इंटेंट देता है ग्लोबल लेवल पर कि कैसे हम लोग, चाहे एलिफेंट हो, चाहे लायन की बात करें या टाइगर की बात करें या जो एक सींग वाले गैंडे उनकी बात करें या फिर चीते की बात करें, भारत इस कंप्लीट जो फूड चेन है जो कि हमारे पर्यावरण संरक्षण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके लिए हर चीज को इंटैक्ट रखने के लिए तैयार है। हमारे देश में एक तरह से चीते थे ही नहीं, कई सारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो आज भी लेपर्ड में और चीते में कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिरकार लेपर्ड क्या है, चीता क्या है, तेंदुआ क्या है, चीता क्या है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का एक तरह से ये इंटेंट दे रहा है कि हम चीतों को लेकर के आए और आगे और भी चीते भारत के अंदर आएंगे, तो हम अपने फॉरेस्ट कवर पे इंटैक्ट रख। लेकिन हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीज एक और निकल करके आई कि अब राज्य और सेंटर, यानी कि सेंटर और स्टेट से टीम की तरह से काम करेंगे एनवायरमेंट के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा के अंदर, क्योंकि जब लक्ष्य ग्लोबल होते हैं तो जाहिर सी बात है पूरे देश को एक तरह से टीम और परिवार की तरह काम करना चाहिए। राजनीति को इतना रख करके जाहिर सी बात है टीम इंडिया की तरह से काम करते हुए पूरे देश दिखाई देगा। इसमें स्टेट्स और सेंटर दोनों की भूमिका होगी एनवायरमेंट को एक तरह से संरक्षण करने की दिशा के अंदर। बिल्कुल। और टीम इंडिया जब पर्यावरण के क्षेत्र में इतनी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी तो निश्चित तौर पर जो भारत की बढ़त है इस मामले में दुनिया भर में, वो बढ़त बरकरार रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से
जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अरुण शर्मा जुड़े थे और प्रधानमंत्री ने जो राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में बातें रखी हैं उस पर खास तौर पर हम बात कर रहे थे। और अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, और ये खबर जुड़ी हुई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार के दौरे से जुड़ी हुई। तो गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सीमांचल में 2 दिवसीय दौरे पर आज पूर्णिया पहुंचे। अमित शाह ने पूर्णिया के ऐतिहासिक रंग भूमि मैदान में मिशन 2024 का आगाज करते हुए जन भावना महासभा को संबोधित किया। अमित शाह ने जन भावना महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज भाजपा को धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है उसके खिलाफ बिगुल फूंकने की शुरुआत भी यहीं बिहार की भूमि से होगी। धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है उसके खिलाफ ब्यूगल फूंकने की शुरुआत भी यही सीमावर्ती जिलों से, यही बिहार की भूमि से शुरुआत होगी। और इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि आज मैं जब बिहार में आया हूं तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं कि बिहार में झगड़ा लगाने आए हैं, कुछ करके जाएंगे। मित्रों, आज मैं यहां सीमांत जिलों में जब आया हूं तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई, झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूर नहीं है लालू जी, आप पर्याप्त हो झगड़ा लगाने के लिए। आपने पूरा जीवन एक काम किया है। तो अमित शाह के बिहार दौरे पर 2 दिवसीय दौरे पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज, जो पूर्णिया में ही हैं जहां पर कि अमित शाह की आज ये बड़ी रैली हुई थी। राजेश, जिस तरह से अमित शाह हमलावर रहे महागठबंधन पर, जिस तरह से हमलावर रहे नीतीश कुमार पर, नीतीश की सरकार पर, उससे ये लगा कि लंबे समय के बाद बिहार भाजपा में वो धार दिखाई पड़ रही है बिहार में, जब अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और अपनी तैयारियों में जुटी हुई है 2024 और 25 दोनों की तैयारी में। बिल्कुल सही कहा लालचंद्र आपने कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सालों भर अपना कार्यक्रम चलाती है। और जब हमने नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं उनसे जब हमने ये सवाल किया, या गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे जब हमने ये सवाल पूछा, तो उन्होंने भी यही कहा कि सीमांचल में इस रैली को इस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए कि बीजेपी जो है सिर्फ लोकसभा चुनाव का आगाज कर रही है, बल्कि उन्होंने कहा कि यह एक रूटीन वर्क है कि हम सालों भर कार्यक्रम चलाते हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं, लेकिन 2024 के लिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का आगाज यहाँ पर हुआ, और अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता में लाओगे तो 2025 का जनादेश जो है बिहार में स्वतः मिल जाएगा। और पूर्ण बहुमत की अगर सरकार बिहार में मिली तो भारतीय जनता पार्टी बिहार का कायाकल्प कर देगी। और उन्होंने पूरे अपने जो विकास के जो काम थे उसको एक तरफ से गिराने का काम किया, और लगातार हम कह सकते हैं कि 4 लेन बिछाने का जाल, पूर्णिया एयरपोर्ट को चालू करने का की बात हम करें, पेट्रोलियम के क्षेत्र में अनेक हजार करोड़ रुपए का काम कराने का जिक्र उन्होंने किया। और कुल मिलाकर विकास के जो तमाम कार्य भारत सरकार ने बिहार में किए उसको एक एक करके उन्होंने गिनाया और जनता से स्पष्ट तौर पर जनादेश मांगा कि आखिर कब तक ये धोखाधड़ी का इतिहास जो है वो बिहार में चलता रहेगा। कहा कि आधी सीटें मिलने के बावजूद नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ये कमिटमेंट किया था कि हम नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। और उन्होंने जिस तरीके से उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, दिग्विजय सिंह, जीतन राम मांझी, लालू प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी, इन तमाम लोगों को धोखा देने का आरोप नीतीश कुमार पर लगाया और कहा कि हम उनके साथ साझेदारी की सरकार चला रहे थे, लेकिन वो लगातार बीजेपी को कमजोर करने में जुटे हुए थे। जी, लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी अपने मिशन में लग गई है, अमित शाह का 2 दिनों का प्रोग्राम है और अभी भी शाम में भी उनकी कई मुलाकातें, कई कार्यक्रम हैं, कल भी किशनगंज में रहेंगे। क्या क्या खास प्रोग्राम है उनका इस दौरे में, राजेश?
आप जो हमारे पीछे जो ये चमकदार खूबसूरत बिल्डिंग आप देख रहे होंगे जी। लालचंद्र, यह किशनगंज का मेडिकल कॉलेज है जो माता गुजरी विश्वविद्यालय अब बन चुका है। और यहीं पर जो है वो अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर उनकी 2 बैठकें अभी होनी है। ये माना जा रहा है कि सबसे पहले वो जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे अभी इसी बिल्डिंग के भीतर वो मुलाकात कर रहे हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो कोर ग्रुप है, उस कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम थोड़ा डिले चल रहा है क्योंकि रैली में भी थोड़ी देरी हो गई थी और पूर्णिया से वो किशनगंज चलकर आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज की ये बैठक जो है वो देर तक चलने की संभावना है। और कल भी 4 जो जिले हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, इन चारों जिलों के तमाम जिला अध्यक्षों को साथ करके और जो जिले की कोर ग्रुप है, उस कोर ग्रुप के साथ वो बैठक करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रास रूट पर जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष को अंतिम कड़ी मानी जाती है, उसमें मंडल अध्यक्ष भी होंगे। उससे गृह मंत्री अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो उनसे भी रास्ता कायम करेंगे। जो सिस्टम कांग्रेस में या क्षेत्रीय दलों में बहुत कम देखने को मिलता है कि पार्टी का कोई शीर्ष नेतृत्व सीधा जनता से संवाद करें, पार्टी का कोई सिर्फ अध्यक्ष या गृह मंत्री छोटे जो मंडल अध्यक्ष हैं उनसे गुफ्तगू करे। तो ये कह सकते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए अमित शाह इस तरह की बैठकें करने के लिए जाने जाते रहे हैं। देर रात तक बैठकें करते हैं और कल भी उनके 5 कार्यक्रम यहाँ पर किशनगंज में लगे हुए हैं, जिसमें 2 सरकारी कार्यक्रम है, जिस पर भारत नेपाल के बॉर्डर पर वो जाएंगे और वहां जाकर एसएसबी और आईटीबीपी, बीएसएफ के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। और फिर शाम में दोपहर के भोजन के बाद फिर इसी जगह पर 2 कार्यक्रम है। एक आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित होना है और एक जो तमाम जिलाध्यक्षों के साथ वो बैठक करेंगे, सीमांचल के जिलाध्यक्षों। बिल्कुल, माइक्रो मैनेजमेंट के लिए अमित शाह जाने जाते हैं। आज रैली में खास तौर पर एक बात का उन्होंने जिक्र किया, कहा सीमांचल के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। दोनों चीजें हैं इसमें। बिहार सरकार पर आरोप भी कि क्या माहौल बना रखा है कि वहां पर लोग डर कर रहते हैं, और दूसरी तरफ आश्वासन भी कि केंद्र सरकार उनके साथ है और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, आज जब सुबह में केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह जो आज की जो जनभावना सभा थी, उस सभा के वो इंचार्ज थे, उसके वो कन्वेनर थे, उनसे जब हमने बात किया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो आरजेडी या जेडीयू जैसी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये पार्टियां कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की सियासत करती हैं। और किशनगंज का जो इलाका है वहां पर तुष्टीकरण की खबरें लगातार सामने आती हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है, दावेदारी है कि वो कम से कम जो यह तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स की धार को वो कमजोर करने की कोशिश करें। और हालांकि जब हमने उनसे पूछा कि क्या आप जानबूझकर अल्पसंख्यकों के गढ़ में इस तरह की मीटिंग करने का काम कर रहे हैं, और जिसका जिक्र अमित शाह ने किया कि लालू प्रसाद या नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अमित शाह झगड़ा लगाने के लिए आ रहे हैं, जिस पर उन्होंने काउंटर भी किया अपने स्पीच के शुरुआत में ही। उस बात का जिक्र जब उनसे किया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, हम अपना काम करते हैं और हमारी ये कोशिश है कि जो लोग डराए जा रहे हैं या डर रहे हैं उनको डर से बाहर हम करें। तो भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट क्लियर है। बीजेपी हर हाल में चाहती है कि विकास के साथ जो सामाजिक न्याय की धारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में चल पड़ी है, वह सोशल जस्टिस का जो कारवा है वह आगे चलता रहे और बिहार उसका जो है संवाहक बने, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली का रास्ता गुजरता है। लिहाजा बीजेपी की कोशिश है कि एनडीए से अलग होने के बाद वो अपनी धमाकेदार जो वापसी वो करे, और इसीलिए उन्होंने 2025 के लिए बिहार की जनता से जनादेश मांगा है। देखना होगा बीजेपी को कितनी कामयाबी मिलती है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि विपक्ष में जब भारतीय जनता पार्टी बिहार में है तो वो धार अब नजर आने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अब हम बात करेंगे मौसम की, जो कि देश में मानसून जाते जाते दिल्ली एनसीआर में जमकर बरस रहा है, भिगो रहा है। सामान्य तौर पर सितंबर में 108.5 मिलीमीटर की बारिश होती है और अभी तक 58.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और तेलंगाना के कई इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई है। हरियाणा के गुरुग्राम में भी लगातार बारिश के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ी।
यहाँ आज सुबह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिस कारण कई जगह पर जल भराव हो गया है। बारिश की वजह से लोगों को घर से ही काम करने की सलाह दी गई है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में जाम के झाम से लोग जूझ रहे हैं। दिल्ली में लगातार बारिश के बाद सुबह ऑफिस आवर में कई मार्गों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी गई। उधर राजस्थान में विदाई से पहले मानसून प्रदेश को तरबतर करने में लगा हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश की रफ्तार धीमी है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में झमाझम बारिश का असर बना हुआ है। शुक्रवार सुबह भी प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ भी सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ है। साथ ही रिमझिम फुहारें मौसम का मिजाज बदलने के साथ प्रदेशवासियों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। सड़कों पर जल जमाव से यातायात मुश्किल में है। सड़कों और गलियों में जल जमाव से आवाजाही में भी काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अंदेशा जता रखा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नोएडा समेत प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों को आज बंद रखने का फैसला किया गया था। अलीगढ़, कानपुर, सीतापुर, बहराइच, उन्नाव और राजधानी लखनऊ में भी जिलाधिकारियों ने स्कूल को बंद रखने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। और उधर बिहार में भी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण ये किया बारिश और बाढ़ से बेहाल इलाकों का। उधर बिहार में भी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के 11 जिलों में बारिश के आसार हैं। पटना, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, जमुई और बांका में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने कहा है कि इस मानसून के मौसम में जिन क्षेत्रों में कम बारिश हुई थी उन क्षेत्रों के लिए ये अच्छी खबर है। हमने उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए 23-25 सितंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जैसे 30 सितंबर इसकी ऑफिशियल होता है रेन काउंटिंग के लिए, तो रेनफॉल डेफिशिएंसी जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है। जाते जाते मानसून अभी तो विड्रॉल के लिए टाइम है, और विड्रॉल का अगर बात करें, ये जो स्पेल का जो कंटिन्यूटी जो वार्निंग आज का है, हम आज का बेसिस पर ये वार्निंग है जो उत्तराखंड है वहाँ जो है हम लोग दिए हैं वेरी हैवी रेनफॉल ऑरेंज कलर वार्निंग 23, 24, 25 सितंबर। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज थोड़ा रेन कम होगा, कल से फिर बढ़ेगा वेरी हैवी रेनफॉल 24 को ऑरेंज वार्निंग। और हमारा जो बाकी जो नीचे का इलाका है जैसे पूर्व राजस्थान है, दिल्ली है और जो हरियाणा का इलाका है, ये इलाका में भी हैवी टू वेरी हैवी आज और कल रहेगा। उत्तराखंड के हेलगुगाड़ के पास भूस्खलन के कारण उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग बाधित हो गई है। भटवाड़ी से आगे हेलगुगाड़ के पास लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण गंगोत्री हाईवे पिछले कई घंटों से यातायात के लिए ठप पड़ा हुआ है। इससे यात्रा पड़ावों पर काफ़ी यात्री फंसे हुए हैं। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी बारिश जो है जाते हुए मानसून की बारिश झमाझम पड़ रही है, भिगो रही है। रजनीश त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं राजधानी दिल्ली से। रजनीश, जिस तरह से कि जाता हुआ मानसून राजधानी को भिगो रहा है, लोगों को काफ़ी परेशानियां, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो मानसून के सीज़न में जो परेशानियां होती हैं यातायात संबंधी वो इस बार हुई नहीं थी। लगता है जाता हुआ मानसून इसी की भरपाई कर रहा है। जी बिल्कुल लालचंद, अगर मानसून की बात करें, जैसे आज मौसम विज्ञानी ने बताया कि लोगों जो शहर के लोग हैं उनके लिए समस्या हो सकती है, कहीं कहीं जलभराव होगा, जो आ जा रहे हैं उनके लिए ट्रैफिक की समस्या हो सकती है। लेकिन हम गांव की बात करें तो गांव में जो किसान हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि जो इस समय धान की बुआई किए हैं, अब धान फूट रहे हैं, तो उनके लिए पानी की आवश्यकता है। जिससे अभी आपको पता हो कि जब बरसात कम हुई थी तो राज्य सरकारों ने सूखा घोषित कर दिया था। लेकिन ये जो बरसात है ये किसानों के लिए जीवनदायिनी है। और साफ तौर पर मौसम विज्ञानी ने कहा है कि जो कम बारिश हुई थी, जो बारिश जाता हुआ मानसून की जो बारिश है, ये अच्छी खबर है लोगों के लिए और खास तौर पर किसानों के लिए है। लालचंद, बिल्कुल, और लगता है कि जैसे कि जो कमी रह गई थी उसी भरपाई को पूरी कर रहा है। समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ खबर पर नज़र में आज के लिए इतना ही। हमारी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।